उन लोगों में से है जिनके लिए घर पूजा का मंदिर, पत्नी उस मंदिर की देवी और बच्चे उस मंदिर के चिराग होते हैं। और मुल्जिम उन पुजारियों में से है जिन्हें पूजा से प्यार होता है, जिन्हें पूजा से एक रूहानी खुशी महसूस होती है। अगर ऐसे पुजारी को पता चले कि उसके मन मंदिर की देवी एक हवस के पुजारी के हाथों तोड़ दी गई है, तो कौन गैरतमंद इंसान होगा जो खामोश बैठ सकेगा। फिर भी मुल्जिम ने ठंडे दिल से समझदारी से काम लिया। उसने अपने बेवफा दोस्त को मौका दिया कि वो गलती को सुधार ले, लेकिन वो किसी भी पहलू तैयार न हुआ। मेंबरान जूरी, जब झूठ और सच में मुकाबला होता है तो झूठ कमजोर पड़ जाता है। जब कमजोर और बहादुर में मुकाबला होता है तो कमजोर पहले वार करता है। यही है कुदरत का दस्तूर, और बिल्कुल यही अनिल साहनी और अशोक श्रीवास्तव के साथ हुआ। अच्छाई और बुराई के दरमियान एक खतरनाक झगड़ा हुआ जिसमें कुदरत खामोश न बैठ सकी। ये अपनी तरफ मुतासिर करती हुई आवाज है महान अभिनेता, एक अजीम शख्सियत जनाब अशोक कुमार साहब की। चोली पेशानी, होठों पर मुस्कुराहट, एक बावकार शख्सियत, हाथों में सिगार या सिगरेट। यही अंदाज था दादा मुनि का। जी हाँ, अशोक कुमार साहब, जिन्हें हम सब प्यार से दादा मुनि भी कहते हैं। आंखों का डॉक्टर मैं हूं और दिल का डॉक्टर ही है। आप बड़े हो। वैसे हमको मालूम है कि उनका असली नाम कुमुदलाल गांगुली था। भागलपुर में पैदाइश हुई 13 अक्टूबर 1911 को। वैसे तो हम काफी कुछ उनके बारे में जानते हैं, लेकिन आज उनकी एक्टिंग के पहलू पर बात करेंगे। कुछ ऐसा काम जो कई लोग जानते हैं और कुछ ऐसा काम भी जिन्हें काफी लोग नहीं जानते, खास करके हमारी यंग जनरेशन। पूछो इन सबसे, इन माओ बहनों बेटियों से पूछो, क्या उनका दिल भी यही कहता है जो उनकी जबान कहती है? मेरा इंसाफ कहता है शांता का ब्याह होगा, जरूर होगा। यह मेरी जिंदगी का आखिरी फैसला है, यह मेरी जिंदगी का। अशोक कुमार साहब यकीनन फिल्मों में आने से पहले तो कुमुदलाल गांगुली थे, और उनके वालिद, उनके फादर चाहते थे कि वो वकील बने, लेकिन वकालत पूरी नहीं की। उसके बाद फिर वो अपने बहनोई के पास, उनकी बहन बॉम्बे में रहती थी, और उनके जो बहनोई शशिधर मुखर्जी साहब थे, वो बॉम्बे में उन दिनों चेंबूर में रहा करते थे और बॉम्बे टॉकीज में काम करते थे टेक्निकल डिपार्टमेंट में। बस उसके बाद अशोक कुमार साहब यहाँ आ गए, और हीरो तो वो कतई नहीं बनना चाहते थे। लैब में उनको काम मिल गया और बहुत खुश थे। लेकिन किस्मत जो होती है ना, वो बड़े निराले खेल खेलती है, और यही हुआ। जीवन नैया फिल्म में उनको काम करने का मौका मिला। बात है 1936 की। इसमें उनके साथ रही देविका रानी जी। फिल्म में नजमुल हसन साहब थे, तो देविका रानी जी और उनके बीच कुछ लड़ाई सी हो गई, और फिर अशोक कुमार साहब की क्योंकि किस्मत थी तो फिर वो हीरो बने। हालांकि बनना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर वो जीवन नैया में देविका रानी के साथ आए, और फिर वहीं से उनकी जीवन की नैया चल पड़ी, और फिर सिलसिला चल पड़ता है, और फिर कुमुदलाल गांगुली बन जाते हैं अशोक कुमार। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बैठ जाइए। सर्कस के जोकर मालूम होते हैं। उससे तब गोली मालूम होती है, लेकिन बातें ऐसे करती जैसी। ठीक करती है। जो लड़की अकेले सफर करे उसे ऐसी ही बातें करना चाहिए। तो ये बात है, आप डर रही हैं इसलिए। लेकिन आप डर क्यों रही हैं? मैं बहुत सही आदमी हूँ। ये तो आपकी सूरत पर लिखा है। आप समझा? क्या समझे? एक तो ये कि आपको नाचने का बड़ा शौक। ये मेरी सूरत पर लिखा है। सूरत पर नहीं, टांगों पर। अभी आपके टांगे लड़कियों की यूं गाड़ी चल रही थी और आप यूं कर रही थी। उसी वक्त मैं समझ गया कि आप नाचना जानती हैं। जी हाँ, मैं नाचती हूँ और नचाती भी हूँ। अच्छा, आप नचाना भी जानती हैं? मुझे आप ही जैसे लड़की की जरूरत थी। शट अप। नहीं, ये मतलब नहीं। मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझिए। आप चुपचाप अपनी सीट पर जाके सो जाइए। बॉम्बे टॉकीज से ये सफर शुरू होता है, फिर धीरे 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 बातें बहुत सी हैं, लेकिन हम उन पर बात नहीं करेंगे। वैसे तो कई फिल्में हैं, लेकिन कुछ जो बेहद दिल के करीब फिल्में हैं उन पर हम बात करेंगे। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, उनका जो परफॉर्मेंस है, उस पर। क्योंकि अशोक कुमार साहब की शख्सियत इतनी बड़ी है, उसको किसी एक कार्यक्रम में समेटा ही नहीं जा सकता।
इसलिए मैं चाहता था अगर आपकी एक अच्छी सी तस्वीर बना लूं तो। हाँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो। लेकिन आप मेरी ही तस्वीर क्यों बनाना चाहते हैं? दुनिया में और भी हैं। जी जरूर है, लेकिन अब पहली औरत है जिसके चेहरे पर उसकी आत्मा और जिसकी आंखों में उसका दिल झांकता हुआ मैंने देखा है। अशोक कुमार साहब की फिर कई फिल्में आती हैं 30s में, 40s में, और 1943 में किस्मत फिल्म आती है जिसको ज्ञान मुखर्जी साहब ने डायरेक्ट किया, और यहां से फिर किस्मत और भी ज्यादा उनकी परवान चढ़ती है, और ऐसा कहा जाता है कि ये वो पहली फिल्म रही जिसने 1 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। क्यों, मेरे चले जाने से आपको दुख हो? नहीं जाइएगा ना? लेकिन मेरे चले जाने में आपकी भलाई है, इसलिए सोचता हूँ यहाँ से चला जाऊँ। नहीं नहीं, आप नहीं जाइए। रानी, रानी, अच्छा मैं नहीं जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। देखो तो, ये तस्वीर किसकी? मेरी। अच्छा, लेकिन इसमें तो सिर्फ हार नजर आ रहा, आपका? हाथ तो बहुत खूबसूरत है, मोती का है ना? जी, ये हार मुझे बाबूजी ने दिया था जब मैं पहली दफा स्टेज पर उतरी थी। अच्छा, लेकिन ये हार आप कोई पहनती नहीं? कुछ दिन ही ऐसे बेच डालना पड़ा। उसके बाद फिर वक्त चलता रहा, कई फिल्में आती हैं। शिकारी 46 में, साजन, फिर महल आती है। महल फिल्म हम सब जानते हैं, उसमें मधुबाला थी। वो फिल्म आती है कमाल अमरोही साहब की। तुम्हारी इन मासूम आंखों से टपकती हुई ये मोहब्बत मुझे यहाँ फिर खींच लाएगी, लेकिन तुम कहीं मेरे लिए न मर जाना, क्योंकि अगर तुम मेरे लिए मर जाओगी तो शायद मौत की उस उजाड़ दुनिया में तुम मुझसे मिला दी जाओगी। लेकिन मैं वहां तुम्हें पाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें यहाँ पाना चाहता हूँ। यहाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता रहा हूँ। उसके बाद फिर अशोक कुमार साहब के 50s में बहुत फिल्में आती हैं, और वो एक जाना पहचाना नाम और एक सुपरस्टार कहें तो बेहतर होगा बन जाते हैं। अशोक कुमार साहब हीरो तो रहे, और हम सब जानते हैं कि वो कितने कामयाब रहे। इसके अलावा वो पेंटर भी थे और जिंदा दिल इंसान थे। अशोक कुमार साहब के उन रोल्स के बारे में आप बात करेंगे इस प्रोग्राम में। उनके जो कैरेक्टर रोल्स रहे वो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, हीरो तो खैर वो थे ही, लेकिन लेट 50s में, 60s में, 70s में जो उनके कैरेक्टर रोल्स रहे। बाद में भी उन्होंने काम किया काफी फिल्म्स में, सीरियल्स में। मीना कुमारी जी के साथ उनकी कई फिल्में आई, काफी लंबा साथ रहा। और इसके अलावा मीना कुमारी जी, प्रदीप कुमार और अशोक कुमार साहब, इन लोगों ने काफी फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें चित्रलेखा, आरती, भीगी रात और बहू बेगम शामिल है। माफ कीजिएगा बात, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन सूर्या की जिद ने हमें मजबूर कर दिया। एक ऐसा गुनाह किया हमने जिससे हमारा जमीर कभी माफ नहीं करेगा। मजबूरियों को गुनाह नहीं कहते नवाब साहब, खुदा नियत को देखता है। शुक्र है खुदा का, आप अपने सीने में एक दर्दमंद दिल रखती हैं और दूसरों की मजबूरियों को समझती हैं। आप भी एक दर्दमंद इंसान हैं नवाब साहब। क्या ये मुमकिन है कि आप मुझे माफ कर दें? हम माफ कर दें? हमारा कौन सा गुनाह किया? जीनत। जी, जीनत। क्या तुम वही जीनत हो जिसको हमने इज्जत और मोहब्बत के आसमान पर बिठाना चाहा? क्या तुम वही जीनत हो जिसकी चौखट पर सर झुकाना हमने भाई से फख्र समझा? और आज पिछले पैर अंधेरे में तुम नजीरन बाई के कोठे से लाई गई। हाँ नवाब साहब, मैं वही जीनत हूँ। मैं यहाँ कभी ना आती, लेकिन जब सुना कि एक मासूम लड़की की जिंदगी का सवाल है तो रहा ना गया। मगर ये सब हुआ कैसे? तुम सिकंदर मिर्जा की हवेली के बजाय नजीरन बाई के कोठे पर कैसे पहुंच गई? मैं नजीरन बाई के कोठे पर नहीं गई, नजीरन बाई के कोठे ने मुझे पनाह दी, और उस वक्त पनाह दी
जब सबने मुझसे आंखें फेर ली थी। मगर तुम हमारी इज्जत से क्यों खेल गई? हमें बताओ जीनत, निकाह के बाद डोली इस हवेली में खाली क्यों आई? निकाह के वक्त अगर मैं घर में होती तो खुदा की कसम डोली खाली कभी ना आती। हम समझे नहीं। हमारा निकाह नहीं हुआ नवाब साहब। तो तुम हवेली में जब शादी की रस्में हो रही थी, मैं शाह बाबा की दरगाह में भटक रही थी। यह एक बिजली सी कौंधी, और उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। अशोक कुमार साहब का बहुत जबरदस्त रिश्ता रहा बी आर चोपड़ा साहब के साथ। उनकी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। कानून में जज बद्री प्रसाद का रोल निभाया था अशोक कुमार साहब ने। मैं सुन रहा हूँ, सुनने से काम नहीं चलेगा। झा साहब सीनियर जज हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं उनकी बात काटना नहीं चाहता। लेकिन मिस्टर झा, जो इत्तेफाक आज हुआ वो पहले भी हुआ होगा, कल भी हो सकता है। गोया आप भी मौत की सजा के खिलाफ हैं? जी हाँ, आप तो जानते हैं मैंने आज तक किसी को मौत की सजा नहीं दी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे इंसाफ का दारोमदार सिर्फ गवाही पर है, और गवाही सही गलत दोनों हो सकती है। अशोक कुमार साहब की खासियत ये रही कि अब क्योंकि हम उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो रोल उन्होंने निभाए, तो जब वो जज बने तो जज लगे, जब वकील बने तो वकील लगे। ऐसा लगता था कि ये जो जिरह कर रहे हैं कोई असलियत में वकील है। और साहब जब वो नवाब बने, चाहे वो मेरे महबूब हो या बहू बेगम हो या बेनजीर फिल्म हो, तो फिर वो नवाब ही लगे। शेरवानी में जो वो जमते थे तो देखने वाले नवाब भी उनको नवाब ही समझते थे। आप देखिए मेरे महबूब में नवाब बुलंद अख्तर चंगेजी का किरदार। खुदावंदा, मैं अपने पुरखों की इतनी बड़ी जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बर्बादी का लुटा हुआ मंजर अपनी आंखों से देखने से पहले मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूं। परवरदिगार, इस खुदकुशी को मैं अपने बाप दादा की चौखट पर सजदा करके इबादत का दर्जा दे रहा हूं। तू इसे गुनाह न समझना। तवील उनका करियर रहा है, तकरीबन 60 साल का। हीरो तो वो रहे, मधुबाला के साथ उनकी कई फिल्में आई जिसमें हावड़ा ब्रिज का नाम काफी आता है, लेकिन एक फिल्म जो मेरी बड़ी फेवरेट है, एक साल। उषा जी, आपसे किसी ने कहा नहीं कि आप क्या? आप जब बड़ी बड़ी बिजनेस की बातें करती हैं तो आप लगती नहीं ऐसी बातें करने वाली। तो क्या लगती हूँ? कहूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। आपकी तो आदत है जरा जरा से बातों में नाराज हो जाने की। ऐसी तो कोई बात नहीं, आप कहिए। आप लगती हैं एक खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका बिजनेस के साथ कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तो उसे तो किसी और ही दुनिया में होना चाहिए। कौन सी दुनिया में? ये तो खूबसूरत लड़की, मेरा मतलब है आप ही बेहतर बता सकती हैं। एक बात मैं आपसे पूछूं? पूछिए। क्या आज तक आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप? मैं? चलिए चलिए ना। दोस्तों, जिक्र मैंने किया था कि मीना कुमारी जी के साथ उनकी काफी फिल्में आई, और बहुत, एक ही रास्ता, फिर बहुत फिल्में उनकी आई एक के बाद एक के बाद। और खासियत ये रही उनकी कि मीना कुमारी की वो हीरो भी रहे, चाहे वो आरती फिल्म हो, भीगी रात हो, लेकिन वही मीना कुमारी उनकी बेटी भी बनी पाकीज़ा में। मुझे भी अपने साथ जरूर ले जाना, बहरहाल ले जाना अपने बारात के साथ। चचा जानी, आप बारात के साथ जाएंगे, डोला आप ही के हाथों से उठेगा चचा जानी। गुमराह फिल्म को अगर आप देखें बी आर चोपड़ा साहब की, उसमें माला सिन्हा उनके साथ उनकी वाइफ का उन्होंने रोल किया, लेकिन वही माला सिन्हा बहू बेटी में उनकी बहू बनती हैं, नई रोशनी में बेटी बनती हैं। तो ये अशोक कुमार साहब ही कर सकते थे। औरत का दूसरा नाम घर है। औरत भटकती है तो उसके साथ साथ पूरा घर भटकता है, पूरा खानदान बिगड़ता है, पूरा मुल्क, पूरी कौम, पूरी नस्ल गुमराह होती है। तो मुझ सीमा से बाहर जा रही थी जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, जिसे अपवित्र करने का अधिकार किसी औरत को नहीं।
किसी औरत को यह हक नहीं कि वो घर की चार दीवारी की खूबसूरती और शान को बर्बाद कर दे। अगर शादी से पहले मुझे मालूम होता कि तुम राजेंद्र से मोहब्बत करती हो तो मैं कभी तुम्हारे रास्ते में न आता, लेकिन ये राज मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब तुम मेरी जिंदगी में आ चुकी थी, मेरी धर्म पत्नी बन चुकी थी, और राजेंद्र से आज इस तरह तुम्हारा मिलना जुलना पाप। शायद इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं मीना, कसूर है इस किस्मत का जिसमें पत्नी सुख लिखा ही नहीं। मीना, एक दिन मेरी खुशी के लिए तुमने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी, आज तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देता हूं। अगर तुम राजेंद्र के साथ सुखी रह सकती हो तो जरूर उसके पास चली जाओ, मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। चाहो तो मैं खुद तुम्हें उसके पास जाकर छोड़ सकता हूँ। उनकी जो शख्सियत थी उसके बारे में बात करें तो वो जो जमती हुई थी, चौड़ी पेशानी उनकी, और हमेशा हाथ में सिगार या सिगरेट या पाइप उनके रहता था, बुलंद एक अजीम शख्सियत वो लगा करते थे। चाहे वो कैसा भी रोल करें वो उसमें जमते थे। डायलॉग डिलीवरी उनकी, प्राण साहब ने बहुत काम किया उनके साथ, दिलीप साहब के साथ तो वो दीदार में आए थे, दीदार बिल्कुल शुरू की तो फिल्म नहीं है, अशोक कुमार साहब की काफी बात की है उनकी, क्योंकि वो तो बहुत पहले से इंडस्ट्री में आ गए थे, लेकिन दिलीप कुमार साहब के साथ। तो तुम आग बुझा रहे हो? कोशिश कर रहा हूं मगर बहुत तेज आगे बुझती नहीं। तुमने बहुत खतरनाक रास्ते पर कदम रखा है कविराज, अगर लौट सकते तो लौट जाओ। जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं। आपने माला को कभी गौर से नहीं देखा डॉक्टर साहब, वो जिंदगी से भी ज्यादा खूबसूरत है। फिर 70s में उन्होंने काफी फिल्में की, जैसे मिली शामिल है, खूबसूरत शामिल है, फिर एक बाद में एक फिल्म आती है शौकीन, सबने देखी होगी। तो कई फिल्में तो उनकी इतनी हैं कि मैं जैसे कि नाम लूं तो कई ऐसी फिल्में हैं कि कई लोगों ने नहीं देखी होंगी, लेकिन वो और भी ज्यादा मकबूल फिल्में हैं। जैसे धर्मपुत्र अगर आप देखें, उसमें क्या रोल है उनका, छोटा सा रोल है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहू बेटी है, मेहरबान है। आशीर्वाद फिल्म जो बहुत मशहूर रही, कि आशीर्वाद फिल्म के लिए तो उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर के लिए 1969 में। क्यों क्यों क्यों? तुम लकड़ सूंघे हो ना? लकड़ सूंघना वो क्या होता है? जो बच्चों को लकड़ी सूंघा के झोली में डाल कर ले जाते। अच्छा, तो मैं तुम्हें लकड़ सूंघा लगता हूँ। तो दिन चाचा जी ने मारा क्यों था? मैंने तुम उस दिन प्यार किया था ना, इसलिए मारा था। प्यार करने से मार पड़ती है क्या? हाँ बेटा, प्यार करने से बहुत मार पड़ती है, लेकिन मैं सचमुच झोले में भर लेता हूँ। पर बच्चे नहीं, गाने, कविताएं, कहानी, वो शीशे वाले पर याद है? हाँ, इस परी को ला सकते हो? हाँ ला सकता हूँ। तो लाओ, मैं इसमें रेलगाड़ी पे बैठाऊंगी। ये रेलगाड़ी है? ये तो इंजन है, इसका धुआं निकलेगा तो परी काली नहीं हो जाएगी। हाँ। तो तुम रेलगाड़ी ला सकते हो? ला तो नहीं सकता, लेकिन बना जरूर सकता हूँ। तो बनाओ। बनाओ, आओ मेरे साथ। इसके अलावा काफी उनको इनामात मिले। 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और फिल्मों की दुनिया में जो सबसे बड़ा सम्मान होता है दादा साहिब फाल्के अवार्ड, उससे उन्हें सम्मानित किया गया 1988 में। इतना लंबा उनका करियर रहा है, लेकिन बात वही होती है कि लोग खाली वो चंद फिल्मों में रह जाते हैं और जो गहराई होती है फिल्मों में उन तक नहीं पहुंच पाते। तो मैंने जो उनकी अशोक कुमार साहब की फिल्में देखी, चित्रलेखा में वो कुछ और हैं। जानती हो निराकार किसे कहते हैं? हाँ गुरुदेव, जिसकी कोई सूरत न हो, जो सामने दिखाई न दे। और साकार? जो सामने दिखाई दे, जिसकी सूरत हो। तो निराकार के आधार पर मन नहीं लगा सकता चित्रलेखा। मेरा इधर पुकार पुकार कर कहता है साकार साकार। और ममता फिल्म को कौन भूल सकता है? ममता। हाँ, उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, अपने खास दोस्तों को बुला रहा हूँ। फिर यानी तुम भी आओगी ना? जी तो बहुत ज्यादा यानी को लालच भी होता है, मगर मैं ना सकूंगी। यानी अब मैं तुम्हें इस तरह छुपे छुपे नहीं रहने दूंगा। बीच में कई उनकी फिल्में आती हैं, और हर एक्ट्रेस के साथ, हर एक्टर के साथ, हर एक्ट्रेस के साथ
या फिर किसी का उन्होंने बाप का रोल किया, किसी के भाई का रोल किया। लेकिन एक फिल्म मुझे याद आ रही है, उसका जिक्र नहीं किया तो बात अधूरी रह जाएगी। 1962 में वहीदा रहमान जी के साथ फिल्म आई थी राखी, जिसमें ये दोनों भाई बहन बने थे, और ये फिल्म आपके दिल को हिला देगी। साथ में प्रदीप कुमार थे, गाने बहुत मशहूर थे, और फिर उसके बाद वहीदा जी ने हमेशा उनको अपने भाई माना। फिल्म भी कामयाब, गाने भी कामयाब, और दिल को छू लेने वाली फिल्म राखी। बच्ची थी, तुझे मैं लोरी गा के सुलाया करता था। कितने अच्छे दिन थे वो। क्या वो दिन अब फिर आएंगे राधा? राधा, तुझे कुछ याद है? राधा, तुझे कुछ याद है? हाँ भैया, मुझे सब कुछ याद है। ये भी याद है कि किस तरह जमाने ने हम दोनों को अलग कर दिया। तुम्हारे चले जाने पर मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। अब तो तुम आ गए हो, अब हम हमेशा एक साथ रहे, अब कभी नहीं जुदा हो। कि अब तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। बोलो भैया, बोलो, अब तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मुझे जो सबसे ज्यादा मुतासिर करती है वो उनकी शख्सियत है। वो चाहे यंग हो, चाहे कैरेक्टर रोल में हो, या बाद में फिर बहुत ज्यादा एज में उन्होंने बहादुर शाह जफर सीरियल में काम किया, बहादुर शाह जफर का किरदार निभाया। ऐसा लगता था कि कोई एक बहुत ही मयारी शख्सियत, बहुत ही कोई आला किस्म का इंसान है, और हम उससे रूबरू हैं, उसे देख रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लगता था कि क्या इनका स्टाइल है, कपड़े पहनने का, बात करने का, सिगार पीने का, बिल्कुल अलग। बहुत ही ज्यादा वो चीज उनको अलग करती है, अजीम करती है। उनकी डायलॉग डिलीवरी अगर आप देखें, महसूस करें। अपने ऑफिसर्स को कभी अधूरी खबर नहीं देनी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं सर। तुम समझ तो जरूर गए हो। मेरा मतलब है ये तुम्हारी गेस्ट है या और कुछ? सर वो वाह कमाल ऑफिसर। सर हम एक दूसरे को चाहते हैं। That's better। एंगेजमेंट हो गया? सर अभी कुछ दिन पहले तो इनकी जान पहचान हुई। ऐसी तो क्या हुआ? एयरफोर्स के ऑफिसर का हर काम जेट स्पीड से होना चाहिए। हर सेकंड कीमती होता है, isn't it so? Oh, that means 30 seconds to 7. We have to go inside. Allow me, please. Thank you. Allow me, please. मेरे बेटी तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ये है मेरे पिताजी। How do you do? Introduce me. This is A. Commodore Ganguly और I am Dr. Gopal Tripathi. Very nice meeting you indeed. How do you do? How do you do? I'm very happy to see you and congratulations. Why? क्योंकि आप एक ऐसी लड़की के पिता हैं जिससे एयरफोर्स में ही होना चाहिए था। क्यों? मैं समझा देता हूँ। एयरफोर्स के ऑफिसरों में दो खूबियों होना जरूरी है, एक तेज नजर, दूसरी तेज रफ्तार, जो आपकी लड़की में है। मैं फिर भी नहीं समझा। मैं फिर समझा देता हूँ। देखिए, इतने ऑफिसरों में से आपकी लड़की की नजर ने हमारे सबसे बेहतरीन ऑफिसर को चुना। इसका मतलब है तेज नजर, और 2 ही दिनों की मुलाकात में मोहब्बत हो गई। इसका मतलब है तेज रफ्तार। Am I right? Now I get you. Thank you very much. 13 अक्टूबर को जब वो पैदा हुए थे 1911 को, 10 दिसंबर 2001 को वो दुनिया से गए। लेकिन 13 अक्टूबर को क्योंकि उनके भाई हम जानते हैं, किशोर कुमार, अनूप कुमार साहब, सब जानते हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया। चलती का नाम गाड़ी इन लोगों ने की थी, अशोक कुमार साहब, अनूप कुमार और किशोर दा, 1958 में। अगर ऐसी तस्वीर लगाना चाहता तो मैंने अब तक लगा देता। बिल्कुल, लेकिन क्यों नहीं लगाई? इसलिए कि मैं नहीं चाहता इस घर में कोई भी औरत के साथ वास्ता रखे। कोई भी औरत से वास्ता नहीं रखे। मोटर लेके कोई आगे तो हाँ, इमरजेंसी केस होगा। इमरजेंसी अलग बात है, लेकिन इस तस्वीर को तेल डाल के जला दे। मन्नो, हाँ, इस तस्वीर को मोबिल ऑयल में डाल के फंस। मोजिया, यस बॉस, इस तस्वीर को मोबिल ऑयल में डाल के। अशोक कुमार साहब के बारे में एक बात आपको बताएं। आपने देखा होगा कि अक्सर वो फिल्मों में सिगरेट या सिगार पीते हैं। इसकी वजह दरअसल ये है, एक तो वो बड़े रॉयल इंसान रहे, दूसरी बात यह है कि जब भी हम कभी शूटिंग करते हैं या कोई सीन चल रहा होता है तो हाथ हमारा कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। यही दादा मुनि के साथ भी हुआ करता था। तो हाथ को कंट्रोल में किस तरह से रखा जाए? कभी लोग जेब में डाल लेते हैं, कभी कुछ, तो उन्होंने हाथों में सिगरेट पकड़ ली, सिगार पकड़ लिया, और वो बड़ा शाही अंदाज लगा करता था। तो ये कहानी है कि उनकी ज्यादातर फिल्मों में वो इस तरह से नजर आते थे और बड़े जमते थे।
श्री, जिंदगी इंसानों को तोड़ती नित्य नए साँचों में ढालती रहती है। कुछ बरस पहले रज्जू की जिंदगी की हर डोर हम ही लोगों के साथ बंधी हुई थी। वक्त के साथ कुछ डोरें टूट गईं, कुछ कमजोर पड़ गईं और कुछ आज इससे तो कल उससे जा बनी। रिश्तों के इसी बनने बिगड़ने से जिंदगी परवान चढ़ती है मेरे बेटे। अपनी 60 साल के तजुर्बे में मैंने यही हासिल किया है। जहां तक रज्जो का ताल्लुक है, मैं इस बनने बिगड़ने के खेल को बहुत गौर से देखता रहूंगा। मुझे डर है कि एक दिन ये हम सब की तकदीरों का बनना बिगड़ना न बन जाए। नहीं होगा श्री, नहीं होगा। रज्जो मेरा बेटा है, तुम्हारा भाई है। तुम रात के अंधेरे में खामों का उस काली बिल्ली से डर रहे हो जो है ही नहीं। इसी तरह से स्क्रिप्ट को लेकर वो बड़ी मेहनत करते थे, बहुत इंपॉर्टेंस दिया करते थे स्क्रिप्ट को। और स्क्रिप्ट को कहां पढ़ते थे? बाथरूम में। जी हाँ, लोग बताते हैं कि वो आराम से बाथरूम में जब जाते तो स्क्रिप्ट को पढ़ते और उसको समझते, क्योंकि वहां उनको काफी टाइम मिल जाता था सुकून से, और फिर वो उनका परफॉर्मेंस हमें उनकी एक्टिंग में दिखता। अरे नो कमला, वो खाने का डब्बा लेते आना। आज जरा देर हो गई थी इसलिए खाना नहीं बना सकी। लो 2 रुपये ऑफिस में खा लेना। 1 रुपया काफी है। ये क्या मुन्ने, पप्पा को चच्चा का हुक्म सुना दो। दादी आज ऑफिस नहीं जाना। ऑफिस नहीं जाना? मुझे तनख्वाह कौन देगा, तेरा बाप? अरे भैया आज ऑफिस नहीं जाना, घर पे ही रहना है बस। कमला को समझाओ, ये क्या कर रहा है? मैं क्या भाभी क्या, भाभी भी आज नहीं समझा सकती। मैंने फोन कर दिया है पंडित से लिए। क्या फोन कर दिया? सुना, मैंने कह दिया कि मेरे भैया की तबीयत ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं? तबीयत बिल्कुल ठीक है मेरी तबीयत। कल तबीयत खराब थी तो आज नहीं हो सकती। कल तो इसलिए तबीयत खराब है। चलो भैया क्या करता है। और दादा मुनि हर नए आर्टिस्ट को ये बात जरूर बताते कि जब आपका सीन शूट हो जाए तो आप लोकेशन को छोड़े नहीं, बल्कि अगले आर्टिस्ट को देखें कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। इससे कंटिन्यूटी बनी रहती है और आपको बेहतर काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि अगले सीन में फिर आप होंगे। वो सबकी मदद किया करते थे। B.R. चोपड़ा साहब को तो वो उनके नाम से ही पुकारते थे, इतनी गहरी दोस्ती थी दोनों में। अशोक कुमार साहब की इतनी फिल्में हैं, चंद फिल्मों के अगर मैं नाम लूं तो उसमें किस्मत, महल, दीदार और बाद में फिर कैरेक्टर रोल्स में तो कई फिल्में हैं। एक फिल्म और याद आ रही है, कल्पना, हावड़ा ब्रिज, धर्मपुत्र, ऊंचे लोग, मेहरबान, गुमराह, चांद और सूरज, आशीर्वाद, ममता, सत्यकाम, आबरू, बहू बेटी, नई रोशनी। बहुत फिल्में, नाम लेना मुनासिब नहीं। 13 अक्टूबर उनका जन्मदिन होता है और उसी दिन इत्तेफाक से 1987 13 अक्टूबर को किशोरदा इस दुनिया से चले गए, और ये एक भाई के लिए बहुत बड़ा सदमा था। तो अशोक कुमार साहब ने फिर उसके बाद अपना जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया। ऐसा ही कुछ हुआ जब उनकी शादी की सालगिरह को 50 साल होने वाले थे, तो उनकी जो वाइफ थी शोभा देवी, वो महज 4-5 दिन पहले दुनिया से चले गईं, जब उनकी 50 साल होने वाले थे उनकी शादी को। तो कुछ गम रहे उनकी जिंदगी में, आखिर में वो ऐसे गम जिसका कोई इलाज नहीं होता, और खास करके वो उस एज में जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है। शायद सब कुछ बता कर आई हो कि ये सब नाटक है और तुम इसकी... नहीं पापा, आपकी मर्जी के बगैर ये मैं कैसे बता सकती हूँ? मेरी मर्जी के बगैर तुम उसमें मिलने देती। पापा वो हमेशा के लिए जा रहे हैं, इसलिए मेरे आदेश को ठुकरा कर तुम उससे मिलने चले गए। आपके आशीर्वाद से अब सब कुछ ठीक हो गया है पापा, अब वो पहले जैसे नहीं रहे। सुषमा, कब क्या होता है इंसान सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैंने सोचा कि तुम चलो तुम्हारे बम्बई वापस जाने की टिकट। खैर यही लाइफ है, यही जिंदगी है, लेकिन अशोक कुमार साहब ने जो काम किया दादा मुनि ने, उसको तो मैं ये समझता हूं कि जब तक सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा जब भी, तो ये एक ऐसा चैप्टर है अशोक कुमार साहब का जिसको पढ़े बिना सिनेमा अधूरा रहेगा, और जो भी कुछ लोग सीखना चाहते हैं वो नहीं सीख सकते अगर उन्होंने अशोक कुमार साहब के चैप्टर को नहीं पढ़ा।
इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, और मेरे पास लफ्ज नहीं है, क्योंकि इतने अजीम लोगों के बारे में, इतने ग्रेट एक्टर के बारे में, उनके बारे में प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने कोशिश की कि अपनी तरफ से कोशिश करूं और आप लोगों तक कुछ अच्छी बात पहुंचे, तो ये मेरी कोशिश थी। और ऐसे महान दादा मुनि को, अशोक कुमार साहब को, फराज का बार बार ट्रिब्यूट है, खराज अकीदत है। और हमारे पास उनकी फिल्में हैं जो उन्होंने किरदार निभाए हैं, उनको हम देखें और ये सोचें कि एक अजीम इंसान, एक अजीम अदाकार इतना अजीम किस तरह से बनता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अब आपसे विदा लेता हूं, अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।